हम देख रहे हैं समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। हमने इसको हिंदी में इसके एक पहले चैप्टर का इतिहास के पहले चैप्टर का 2 भाग 2 वीडियो 2 क्लास अपलोड कर दिए हैं। अब आप आगे देख सकते हैं। इसमें हम इतिहास और संस्कृति से संबंधित 5 अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें भाग 1 भी हो गया और भाग 2 भी हो गया। आज हम देखेंगे भाग तीसरा। तो तीसरे भाग में, पहले भाग में हमने पूरे पृथ्वी के जीवन काल को समझा। दूसरे भाग में हमने मेनली ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में समझा। अभी हम तीसरे भाग में इतिहास के मुख्य स्रोत के बारे में जा रहे हैं। इतिहास का स्रोत को अगर ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो पुरातात्विक स्रोत, मौखिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और कलात्मक स्रोत मान सकते हैं। ये 4 क्या हैं? ये 4 हमारे मेन सोर्स हैं। अब ये कलात्मक सोर्स, मौखिक सोर्स या अलग अलग सोर्स क्या हैं और भी बांटे जा सकते हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत का पार्ट है भारतीय साहित्य, उसमें वेद एवं इतिहास आता है, कविता एवं नाटक आता है, ऐतिहासिक लेख भी आता है और कहानियों का संग्रह भी आता है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख भी आता है। तो जितने भी स्रोत हैं जो भारतीय हैं, साहित्यिक स्रोत के भी 2 पार्ट हैं, एक भारतीय साहित्य और दूसरा विदेशी विवरण। तो आप कह सकते हैं कि ये 2 पार्ट हैं इसके। विदेशी विवरण में यात्रा वृत्तांत और साहित्यिक वृत्तांत आता है। तो ये हमने पहला पार्ट देखा साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब कलात्मक स्रोत क्या है? तो कलात्मक स्रोत है चित्रकला, मूर्तिकला और पट्टिका, पैनल। किसी भी पैनल को बनाना ये पट्टिका कहलाता, मतलब किसी पट्टे पे पट्टे की तरह बनाना, उसको पैनल कहते हैं। मतलब ये चित्र से छोटा होगा, पतला होगा और बड़ा होगा लंबाई में। तो ये हो गया हमारा कलात्मक स्रोत। क्या हो गया? कलात्मक स्रोत। इसके क्या हैं? 3 पार्ट हैं। फिर जब हम पुरातात्विक स्रोत में जाएंगे तो इसके क्या हैं? 3 सोर्स हैं, एक शिलालेख, एक संरचना और एक उत्खनन। ये क्या है? 3 सोर्स हैं। तो शिलालेख में आएगा पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के। तो यहाँ पे जो सिक्के आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सिक्के क्या है? हमारे शिलालेख का पार्ट है। संरचना में क्या आएगा? कोई स्मारक या कोई टीला, जैसे सांची का स्तूप ले लीजिए या लाल किला ले लीजिए, ये सब स्मारक और टीला जो संरचना में आएगा। टीले के रूप में स्तूप सब आ सकते हैं। उत्खनन में क्या मिलेगा? मानव पशु पौधों के अवशेष मिलेंगे, उपकरण एवं हथियार मिलेंगे, मूर्तियां एवं आभूषण मिलेंगे, मृदभांड एवं खिलौने मिलेंगे, निवास स्थान एवं समाधान मिलेंगे। कहाँ रह रहे थे, कहाँ मरने के बाद उनको गाड़ा जा रहा था, उनके मृदभांड मतलब कौन से भांड मतलब बर्तन। तो मृद माने होता है मिट्टी के बर्तन क्या थे, वो किस खिलौने से खेलते थे, उनकी मूर्तियाँ कैसी थी, उनके आभूषण कैसे थे, किस किस चीज़ों के बने होते थे, उनका उपकरण क्या था, हथियार क्या था, और वो मानव पशु और पौधों के क्या क्या अवशेष छोड़ के चले गए, वे सब उत्खनन में आएंगे। लेकिन जो चीज़ें मतलब इतिहास को बर्बाद भी कर रही है और बना भी रही है, वो सबसे ज़्यादा स्रोत बन गया मौखिक स्रोत। इसमें दंत कथाएं हो गया, पुराण जुड़ गया, वेद जुड़ गया, कुछ आगे जुड़ गया, कुछ पीछे जुड़ गया। तो इसमें वंशावली आता है। मौखिक स्रोत में क्या आता है? वंशावली, कैसे कैसे वंश के लोग एक दूसरे से इंटरलिंक रहे। और लोक साहित्य आता है, जैसे कुछ घटनाएं आप सदियों पुरानी घटनाओं को सुनते आ रहे हैं। मान लिया कि भगवान बर्बरिक के बारे में सुनते आ रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान ने उन्हें चक्र से उनका गला काट दिया। तो इस प्रकार के लोक साहित्य कितने सच हैं कितने झूठे हैं कहना मुश्किल है। तो ये हो गए इतिहास के मुख्य स्रोत।
तो इसमें बोल रहा है कि पृष्ठ 67 पे जो इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र दिए गए हैं, इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चल के इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। उदाहरण में जैसे इतिहासकार 15 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं तो वह बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, कभी कभी क्या है, इन स्रोत क्या है, एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। जैसे चित्रखंड पहेली जिक्सा के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत भी सूचनाएं प्रदान कर देते हैं। चित्रखंड पहेली जिक्सा के टुकड़े मेल नहीं खाते। ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पे अधिक विश्वास किया जाए। तो इतिहासकार क्या है, ऐसे व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं और उसके विषय में अध्ययन भी करते हैं और लिखते भी हैं। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि हम जो सोच रहे हो वो ना हो सही और एक दूसरी पुष्टि में उसका क्या हो, विपरीत सूचना मिल जाए। तो फिर हमको मानना पड़ता है कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके आधार पे कुछ इतिहासकार किसी और के साथ चले जाते हैं और कुछ इतिहासकार किसी और स्रोत के साथ चले जाते हैं। इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है, तो कौन कौन योगदान देता है, ऊपर के भूवैज्ञानिक, जीवाश्म वैज्ञानिक, समाज विज्ञानी, ये सब पुरातत्वविद, ये सब क्या करते हैं, सहायता करते हैं। फिर कोई साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रा के वृत्तांत, ये सब सहायता करते हैं। इतिहासकारों के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी, पुरालेख शास्त्री जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं, जैसे जेम्स प्रिंसप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। मानव विज्ञानी जो मानव समाज संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, साहित्य एवं भाषा के विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में जो वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। उदाहरणार्थ प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन और प्राचीन मानव की अनुवांशिकी। तो इसमें क्या है, इसमें जो रासायनिक अध्ययन कर रहे हैं, जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं और जो अनुवांशिकी का अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या दे रहा है, नया दृष्टिकोण दे रहा है। तो डीएनए के बारे में आपने साइंस में अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी अध्ययन कहते हैं, जो जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों और मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। और इसमें मेजर काम कौन करता है, डीएनए करता है। कौन करता है, डीएनए, डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लियाइक एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लियाइक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्रोत पूरक हो गए हैं। मतलब पूरक स्रोत के रूप में ये सब नया दृष्टिकोण देते हैं और एक प्रकार के पूरक स्रोत हो गए। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास साधारणतः, जिसका अर्थ है पिछले 2 अथवा 3 शताब्दियों का इतिहास, 2 से 3 शताब्दियों का जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो समाचार पत्र एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। आज अगर किसी समाचार पत्र में, आज के समाचार पत्र में कोई घटना अगर आपको लग रही है कि गलत लिख दिया है, तो आप उस पर सोचेंगे कि ठीक है लिख दिया चलेगा, लेकिन यही घटना जब 100 साल बाद पढ़ा जाएगा तो उसको क्या मान लिया जाएगा, सच मान लिया जाएगा। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी और इंटरनेट और आज का जैसे यूट्यूब, ये सब क्या हो गया, आपके इतिहास को जानकारी का एक मुख्य स्रोत हो गया। अगले पृष्ठ पे इतिहास के स्रोत से संबंधित कुछ चित्र दिए गए। ये वस्तुएं कौन सी है एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती है, और चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को लिखिए। अब अगर इस चित्र को किसी ने ध्यान से देखा है तो ये क्या है, समुद्रगुप्त का चित्र है जो बीना बजाते हुए दिखाया जा रहा है।
ये क्या है? समुद्रगुप्त का चित्र है जो बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये इतिहास के कुछ स्रोतों को दिखाया गया। यह सोने का सिक्का है जो गुप्त काल से संबंधित है। और किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिनको बीना बजाते हुए दर्शाया गया है। यह जो पत्थर है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें दिखाया गया है कि नायक को जो है स्वर्ग ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? स्वर्ग ले जाया जा रहा है। और ऊपर नायक को स्वर्ग में सिंहासनारूढ़ दिखाया गया। यह इसको कह सकते हैं कि यह एक नायक पत्थर है जो किसी नायक की स्मृति में निर्मित किया गया, जिसको बिरागल या बीर गलू के पत्थर भी कह सकते हैं। यह 12वीं शताब्दी का है। इसका मतलब 12वीं शताब्दी क्या मानेंगे? 1101 से जो स्टार्ट होके 1200 तक आएगा उसको 12वीं शताब्दी बोलेंगे। और यह क्या है? बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। और यह क्या है? बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। इसमें लिख दिए हैं नायक को स्वर्ग ले जाते हुए दिखाया गया और ऊपर नायक को सिंहासनारूढ़ दिखाया गया। यह शोक का सिंह स्तंभ है। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसको अपनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। और यह सारनाथ स्तंभ भी इसको कहते हैं, क्योंकि सारनाथ में यह है। 250 BC में अशोक ने इसको वहाँ पे क्या किया था? बैठाया था, पिलर के रूप में इसको ऊपर रखा गया था। इसके ऊपर एक चक्र भी था जो टूट गया था। इसको अगर आप BPSC का कभी तैयारी करेंगे तो इसके बारे में, मौर्य चित्रकला के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ पे दिखाया गया ये जो 3 शेर दिख रहा है, इसमें 3 शेर नहीं, एक शेर पीछे भी पीठ किए हुए, इस शेर के पीछे भी है। तो इसलिए 4 शेर है जो एक दूसरे का पीठ से पीठ मिलाए हुए खड़ा है। इस पे धर्म चक्र है। ये जो है ये धर्म चक्र है। और इस पे क्या है? दाईं तरफ बैल और बाईं तरफ घोड़ा को दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये क्या है? ऐतिहासिक स्रोत है जिससे जानकारी मिलता है। मानव इतिहास का प्रारंभ, होमोसेपियंस जो हम बात कर रहे हैं 3 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पे आए, इनका यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश है। हमने बोला भी था कि पृथ्वी के इतिहास में होमोसेपियंस का आना लगभग पृथ्वी के इतिहास का 99.9% समय गुजरने के बाद हुआ है। और जब आए हैं तो अपने आप को समझ रहे हैं कि पृथ्वी के हम क्या हैं? भगवान होते जा रहे हैं। तो ये कुछ मानव को दिखाया गया चित्रकारी करते हुए, पशु का चित्रकारी करते हुए। और उस समय कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। तो प्रकृति की चुनौतियों से बचने के लिए, प्रकृति पहले इनको परेशान किया, अब प्रकृति को ये परेशान कर रहे हैं। लग रहा है जैसे रिवेंज वाली बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये टोलियों और समूहों में रहते थे ताकि ये प्रकृति की चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना कर सके। वे मुख्यतः शुरू में क्या थे? आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। पहले क्या थे? आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। इसका अर्थ है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधों एवं फलों के संग्रह एवं आखेट पे निर्भर थे। तो पौधों एवं फलों का संग्रह करते थे और जानवरों का क्या करते थे? आखेट करते थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनको उनकी मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। इसलिए जब वे समाधान करते थे, मतलब सबको जमीन में गाड़ते थे, तो उनके साथ कुछ वस्तुएं भी रख देते थे। तो अगर आप आदि मानव के इतिहास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबको गाड़ना ज़्यादा सही है बनिस्पत जलाने के। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है? जलाने की परंपरा हो गई है। और मुस्लिम धर्म में जमीन के अंदर, ईसाई धर्म में भी जमीन के अंदर गड़ने की परंपरा है। तो यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों और गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब क्या हो गई है? लुप्त हो चुकी है। अब वे भाषा है नहीं।
तो जिन भाषा में करते थे वो भी लुप्त हो गया। मरणोपरांत जीवन का अर्थ है मृत्यु के बाद जीवन। तो इसलिए क्या करते थे, जो अभी इस जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग करते थे मैक्सिमम उनको भी उनके साथ सावधान में रख दिया जाता था। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया। पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन की विविध आयाम दिखते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जैसे भारत में भीमबेटका में क्या है, शैल चित्र है। आप मध्य प्रदेश कभी जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं, उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट, मतलब पशु के दांत जैसे हाथी दांत का भी क्या बनाए, माला बनाए, मतलब उनको पेंडेंट बनाए, जो मतलब लॉकेट की तरह जिसको टांगते हैं लोग उसको पेंडेंट कहते हैं। तो दांतों के पेंडेंट भी बनाए, और जैसे बाघ के भी नख का भी पेंडेंट लोग बना के बहुत सारे पहनते हैं। जैसे साधारण आभूषण बना लिए, और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान प्रदान करने लगे। पहली उपज, एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए। ऊपर हमने देखा कि हिमयुग आया और 12,000 सामान्य संवत पूर्व के साथ आते आते हिमयुग समाप्त हुआ। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी। क्या था, बहुत ठंड थी, एवं इसका एक बड़ा भाग हिमाच्छादित रहता था, मतलब हिम से क्या रहता था, ढका रहता था, जिसको हिम युग कहते हैं। और ये कब खत्म हुआ, 12,000 सामान्य संवत पूर्व तक। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण तत्कालिक नदियों में जल भराव हो गया और बाद में समुद्रों में समाहित हो गई, और बाद में वो क्या बन गए, समुद्र बन गए। तो 1,000 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक यह हिमयुग बना रहा। इसके बीच इसीलिए हिमयुग में क्या थे, बड़े बड़े मैमथ जानवर थे, मतलब बहुत बड़े बड़े जानवर थे। लेकिन जब ये जलवायु गर्म हुआ तो नर्म घास आया, तो उस घास को खाने के लिए छोटे छोटे रोडेंट जंतु आए, जैसे खरगोश, चूहा, ये सब आने लगे, कुछ पक्षियाँ आने लगे। जब उन फसल होने लगा, मतलब जलवायु गर्म हुआ, तो घास और फसल, मतलब धान जो आज देख रहे हैं, गेहूं जो देख रहे हैं, ये सब भी क्या है, एक प्रकार का घास है। और आप जितना भी चीज़ देख रहे हैं, चना देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, एक प्रकार का घास है जो आज के डेट में हमारे लिए फसल बन गया है। और उससे जो कुछ भी गिरता था पकने के बाद, उसको पक्षी उसको खाने के लिए आने लगे। तो लोग क्या हुए, पहले बड़े बड़े हथियार बनाते थे, अब क्या हुआ, गर्मी आया, छोटे छोटे जानवर आए, तो हथियार भी हमारे छोटे हो गए। इसके उपरांत मानव के जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया। विश्व के कई हिस्सों में उन्होंने एक स्थान पे बसना और अनाज उगाना आरंभ कर दिया। उन्होंने गाय बकरी जैसे जानवरों का घरेलूकरण भी कर दिया। गाय और बकरी को क्या कर लिए, पालतू भी बना दिए। और भोजन की अधिक उपलब्धता के कारण ये समूह अपने आकार एवं संख्या में बढ़ गए। अब जब एक जगह रहने लगे, अनाज उगाने लगे, तो भोजन की उपलब्धता होने लगी और संख्या और आकार में बढ़ते चले गए, और नदियों के किनारे ये बसने लगे। लेकिन इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता नहीं थी, अपितु यहाँ मृदा का अधिक उपजाऊ होना भी था, और अन्न उगाने की प्रक्रिया भी अधिक सरल होगी। तो सिर्फ जल पीने के लिए जरूरत नहीं था, जल कृषि के लिए भी जरूरत था, और जहाँ पे जल था, नदियाँ था, वहाँ की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ थी, जिससे वह अन्न उगाने की प्रक्रिया उनकी अधिक सरल हो गई थी, और ज़्यादा से ज़्यादा वे उपजा सकते थे। तो इस प्रकार उन्होंने पहली उपज शुरू की। तो हम कह सकते हैं कि पहली उपज के साथ ही वो लोग अस्थायी हो गए, एक स्थान पे बसने लगे, समूह उनका बड़ा होने लगा, वो अनाज उगाने लगे, उनके पास
भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। नदियों के किनारे रहने से जल की भी उपलब्धता हुई और भोजन की भी उपलब्धता ज़्यादा हुई और अन्न उगाने की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। अब देखिए इस तरह से अन्न उगाते थे, नदी के किनारे रहते थे। एक एआई क्रिएटेड ये फोटो है जो मतलब कि बस दिखाने के लिए है। पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपयुक्त चित्र दोनों में ही पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया है। वहाँ भी दिखाया गया था। देखिए अब दोनों चित्र का कंपैरिजन करिए। अब यहाँ दिखाया गया कि महिलाओं को भोजन बनाते हुए, पुरुषों को भेड़ बकरियों को चराते हुए, पुरुषों को कटाई करते हुए, महिलाओं को ढोते हुए और कटाई करते हुए, मतलब फसल भी उगाने में महिला लोग काम करते थे और खाना भी पकाना उनका मुख्य कार्य था। और उसके पहले के चित्र को अगर देखेंगे तो यहाँ भी देखें तो महिलाएं क्या कर रही है, खाना पका, मतलब कि खाना पकाना तो यहाँ नहीं है, खाना को जो खाद को जो संग्रह करना है वो संग्रह करने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती थी, पुरुष लोग उसमें सहायता करते थे। यहाँ भी अगर कुछ जो खाद संग्रह किया गया है उसको अगर अग्नि में जला के खाया जा रहा है भून के, तो वो कार्य भी पुरुष और महिला दोनों मिलके कर रहे हैं। लेकिन चित्रकारी का जो कार्य है वे ज़्यादातर पुरुष करते थे। ऐसे कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस कथन को कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के कथन को मतलब आप नहीं कह सकते कि ये मतलब कि पूरा का पूरी चित्रकारी पुरुष ने ही किया होगा, तो उसमें भी महिला का हाथ होगा। तो बहुत सारे काम को डिस्टिंग्विश तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कह सकते हैं कि घर के कामों को ज़्यादातर महिलाएं करती थी और बाहर के कामों को ज़्यादातर पुरुष करते थे। यहाँ भी इसी चीज़ को ब्रॉडली क्लासिफाइड करके दर्शाया गया है। दोनों में ही पुरुष एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि आज भी यही हो रहे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही ही हो। मतलब पहले का कोई है नहीं तो ये सही ही है कह नहीं सकते। ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्र में महिलाओं ने गुफाओं में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार कर किया हो अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। या तो वो रंग तैयार करते हों और या तो स्वयं ही चित्रकारी करते हों। तो अगर बहुत पुराने स्टेटमेंट को दिया जाए कि ये काम महिलाएं करती थी, स्पेसिफिक सिर्फ महिलाएं करती थी, सिर्फ पुरुष करते थे, तो वो कथन ज़्यादातर गलत ही होगा और यूपीएससी में इस तरह के कथन को पूछा जाता है। तो 6000 साल पहले का बहुत कम अवशेष है जिसको देख के हमने इतिहास बनाया है, तो आप कहना मुश्किल है कि कौन काम क्या करते थे। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो, शिशुओं की देखभाल में भी मदद की हो, बाहर भी की हो। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास उस समय की केवल सीमित सूचनाएं ही उपलब्ध है। तो अगर सिर्फ शब्द ये सब आदि मानव से संबंधित हो तो वो गलत ही होगा लगभग। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार अथवा मुखिया लोगों के सरदार आ गया, मुखिया आ गए, लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर, खास करके भूमि पे जो आज लोगों का एक जरिया बन गया है, अमीरी और गरीबी के बीच का एक जरिया बन गया है, उस समय भूमि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे मालिकाना हक जताया जा सके। फसल पे हक जताया जाता था, लेकिन आज फसल से भी ज़्यादा महंगा हो गया है भूमि। तो भूमि पे सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली, जिसको उपग्राम कहते हैं, बड़े गांव में परिवर्तित होते चले गए। मतलब छोटे गांव या उपग्राम को पल्ली कहते हैं, वो बड़े गांव में परिवर्तित होते चले गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। इनमें से कुछ छोटे कस्बे में परिवर्तित हो गए। तो क्या कह सकते हैं
कि पल्ली से हम कहाँ चल गए, बड़े गांव, बड़े गांव में, और बड़े गांव से क्या बन गए, छोटे कस्बे, और बाद में वो क्या बन जाएंगे, नगर। तो इस तरह से बदलाव आया। मृद भांड एवं मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातु के उपयोग जैसे तांबा फिर लोहा की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण दैनिक वैदिक काल में लोहा आया है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। और सिंधु सरस्वती सभ्यता में लोहा का कहीं भी नामो निशान नहीं था। दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं आभूषणों को बनाना सरल हो गया। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मनुष्य सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। जैसे डायनासोर लुप्त हो सकते थे, वैसे हम भी लुप्त हो सकते थे। लेकिन अभी तक हम हैं, लेकिन हमारे कुछ प्रजातियां अभी भी लुप्त हो गई। हम उन आदि मानवों के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया। वे आदि मानव जो फसल को पहली बार उगाना सीखे थे, उनके बारे में आज वो लुप्त हो चुके हैं। वो आदि मानव आज नहीं है। हम जो आज हैं वो क्या है, होमो सेपियंस है। क्या है, होमो सेपियंस है। हम अपने अतीत के बारे में अधिक जानने के कुछ और तरीकों का पता लगाएं। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय पे ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझने में सहायता करती है। समय की गणना की विभिन्न विधियां जैसे वर्ष, दशक, 10 शताब्दी, 100 सहस्त्राब्दी, 1000 इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं, और ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने एवं उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमने आरंभिक जीवन, मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ जटिल होता गया। तो पहले हमने पृथ्वी के समय के इतिहास कालखंड को समझा, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में समझे, फिर हमने इतिहास के स्रोत से लेके मानव सभ्यता के शुरुआत तक हमने समझा। तो इस प्रकार से यह पहला अध्याय भाग 3, या कह सकते हैं कि यह 3 भाग में, 3 वीडियो में, 3 क्लास में पहला अध्याय समाप्त हुआ। इसका प्रश्न और क्रियाकलाप और परियोजनाएं के लिए हम अलग से एक अध्याय बनाएंगे। अगला जो अध्याय 5 देखेंगे वो है इंडिया अर्थात 6, और यहाँ बात किया जा रहा था इस एक अध्याय के बाद अध्याय 6 में कि सभ्यता का उदय कैसे हुआ, कैसे योगदान दिया। तो इस प्रकार हम अगला जो देखेंगे इंडिया अर्थात भारत अध्याय 5 देखेंगे, और अभी हमने अध्याय 4 को समाप्त कर लिया। तो अगला वीडियो में हम मिलते हैं।